नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बच्चे और कैसी चल रही है आपकी नीट की तैयारी, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के बताओ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आइडियल गैस जो होता है ना, आइडियल गैस इक्वेशन होता है, उसकी मदद से आप कैसे मोल्स फाइंड कर सकते हो। ठीक है, नहीं सुने थे ना, अभी आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद आज के इस वीडियो में मास परसेंटेज, वेपर डेंसिटी, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, उसके बाद एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारे चीज़ों को देखेंगे आज के इस वीडियो में। जी हाँ, मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप अपना ही प्यारा सा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल एकलव्य वाटिका। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिएगा भाई, रिलेशन बिटवीन, अरे भैया ये मार्कर से नहीं लिखूंगा, ये इससे लिखता हूँ। रिलेशन बिटवीन पी भी आर एंड टी, यानी पी भी आर और टी में क्या रिलेशन होता है। आपको पता ही है कि जो आइडियल गैस, हाँ टी के बाद आइडियल गैस के लिए लिख दो, आइडियल गैस के लिए। तो आपको पता है अभी भाई आइडियल गैस इक्वेशन को हम भाई साहब प्रूफ नहीं करने वाले, वो करेंगे। हम लोग जानते हैं कि पी वी इजकल टू एन आर टी होता है, यही तो है आइडियल गैस इक्वेशन, जहां पर P का मतलब होता है प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस भाई साहब मैं बोर्ड पर ना बहुत स्लो लिखता हूं, तो भाई आप एडजस्ट कर लेना अपना। जब भी मैं लिख रहा होता हूं उसको आप इंटू 2 में देख लो, 1:5 में देख लो। मैं बहुत स्लो लिखता हूं, इसलिए मैं ज़्यादातर क्या करता हूं, पहले लिख लेता हूं उसके बाद समझा देता हूं। लेकिन अभी मैं लिख रहा हूं तो V इजकल टू वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, और N इजकल टू मोल्स ऑफ गैस, मोल्स ऑफ गैस। R जो है आइडियल गैस, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है हमारा R। मैं लिख दे रहा हूं, फिर समझाता हूं। T जो है टेम्परेचर होता है, T जो है टेम्परेचर होता है, वो भी केल्विन में। ठीक है, बातें समझ में आ रही है क्या क्या इसका मतलब है, मैंने ये सारा चीज आपको बता दिया है। ठीक है, अब देखो यहां पर जो R है ना, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है R, जिसकी वैल्यू भाई 0.082 और इसकी यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं बताता हूं। यूनिट क्या होती है R की, तो भाई अगर आप यूनिट पता करना चाहते हो तो R को इधर लेके आओ, तो क्या हो जाएगा, R को आप इधर लेके आओगे तो पी भी बाय एन इंटू टी हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। R इधर जाएगा तो पी भी इधर और एन टी और नीचे चला जाएगा। ये सिंपल सी बातें आपको पता होगी भाई साहब, ड्रॉपर हो आप, ठीक है, सब पता होगा आपको। R इजकल टू पी। प्रेशर के लिए हम एटीएम लगाते हैं और वॉल्यूम के लिए लीटर लगाते हैं, मोल्स को मोल इस तरह से लिखते हैं और टेम्परेचर को केल्विन में। ठीक है, तो यहां से R की जो हमारी यूनिट आएगी वो लीटर एटीएम है, बढ़िया से लिख देता हूं, लीटर एटीएम। और इसको ना ये दोनों अगर ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, तो पर मोल पर केल्विन, इस तरह से कर सकते हैं। तो जो R है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की जो यूनिट आती है वो आती है लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये याद रखना। तो मैं यहां पर लिख दूं, यहां पर R की वैल्यू लिख दूं, R बराबर हो जाएगा 0.082 और यूनिट क्या है, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो ये R की वैल्यू है। अब 0.082 है भैया, आप समझो 0.082 है। अगर ये इसको हम R की जगह पे इसको पुट करें, इस वैल्यू को कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसके लिए हम इसके जगह पे 1/12 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1/12 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, ऐसा भी आप लिख सकते हो इसके जगह पे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आगे बात करते हैं भाई, आगे बात करते हैं। अगर सुनो भाई, अगर आपकी जो यूनिट है, समझो मेरी बात को समझो, अगर आपकी जो यूनिट है, अगर R की, यानी R की जो यूनिट है आपकी, वो अगर जूल पर केल्विन पर मोल अगर हो जाए तो क्या करोगे आप, अगर ऐसा हो जाए तो इस कंडीशन में आपको R की वैल्यू क्या रखनी है, 8.314 रखनी है
और ये जूल पर केल्विन और पर मोल तो हमारी यूनिट रहेगी। और फिर देखो भाई 8.314 को भी समझ सकते हो, इसको मतलब कैलकुलेट अगर वैल्यू आर की जगह पे इस वैल्यू को पुट करेंगे तो इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट टू मतलब सॉल्व। ओके, तो इसके जगह पे हम रख सकते हैं 25/3 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है भैया, बातें समझ में आ रही है? कितना इजी वे में आपको समझा रहा हूं। हाँ, एक और बात है, अगर आर की यूनिट अगर भैया यूनिट जो है अगर कैलोरी में दे रखी है, कैलोरी में अगर दे रखी है भैया कैलोरी, तो क्या करोगे, कैलोरी पर मोल, ठीक है, पर मोल पर केल्विन अगर दे रखी है तब क्या करोगे आप इस कंडीशन में। तो कैलोरी में अगर आपको कभी भी यूनिट दे रखी है तो आर जो होता है लगभग 2 के इक्वल हो जाता है। और यूनिट आप लगा दो कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक है, समझे भैया? ठीक है भाई, लाइट कट गई थी तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं कहा कि अगर कैलोरी पर मोल पर केल्विन आ गई तो आपको जो आर जो होता है वो नियरली लगभग में 2 के इक्वल हो जाता है और यूनिट हमारी ये होती है। लेकिन भैया सुन लो, ज़्यादातर केस में, ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको यही वैल्यू डालनी है, यही वाली वैल्यू अगर रहेगी ज़्यादातर तो भाई एटीएम में ही प्रेशर वगैरह रहती है, तो ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल आपको आएगा उसमें यही वैल्यू डालनी है, यानी यही पर सब कुछ रहने वाला है। इस पर बहुत कम रहता है, ना के बराबर। डालना क्या है, ये 1/12 डाल देना आर की जगह पे। ठीक है, चलिए ये पूरा चीज क्लियर हो गया। अब आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं, पहले इसको आप नोट कर ले। ठीक है, जैसे ही आपको टॉपिक पढ़ाता जाऊंगा एक एक न्यूमेरिकल करवाता जाऊंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि भाई हाँ इस तरह से ये सारे फॉर्मूला को हमको यूज करना है। ओके, चलो पहले नोट कर लो बाबू, मेरे भाई एवं बहनों, भाइयों एवं बहनों नोट कर लीजिए। देखो भाइयों, ये क्वेश्चन है, यानी अभी जो आइडियल गैस इक्वेशन था उसको यूज करेंगे और हम मोल्स फाइंड कर लेंगे एक आइडियल गैस का। देखो एक आइडियल गैस होगा जिसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, उसकी वॉल्यूम 44.8 लीटर दे रखी है, टेम्परेचर 546 केल्विन और प्रेशर 2 atm दे रखा है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है भैया, PV = nRT लगा दो आप। P प्रेशर कितना है भैया, प्रेशर देखिए प्रेशर 2 atm है तो मैं लिख दूंगा 2 atm इंटू वॉल्यूम कितना भैया 44.8 लीटर। आगे बढ़ेंगे, मोल्स थी तो फाइंड करना है, इंटू आर आइडियल गैस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता भैया, वैसे तो होता है 0.082, लेकिन इसके बदले में मैं क्या बोला था 1/12 लिखो भाई, ताकि जो कैलकुलेशन होता है वो इजी हो जाता है। तो मैं लिखूंगा 1/12 इंटू में टेम्परेचर भैया कितना है, टेम्परेचर है 546। आप इसको कट करोगे तो भाई कर लो भाई, ठीक है, 4 बार में 48, अच्छा 45.5 लगभग में वैल्यू आ जाएगी 45.5। तो इसको कटोगे 44.8 को 2 से तो 89.6 लगभग में इक्वल टू n इंटू 45.5। ठीक है, n इधर आएगा 89.6 डिवाइडेड बाई 45.5, इसको कट करोगे तो लगभग में 2 आएगी, लगभग में बोल रहा हूं। तो n जो है नियरली इक्वल होगा 2 के, यानी मोल्स जो है वो 2 निकल जाएगा। मोल्स कितना निकलेगा भाई, ये आइडियल गैस का 2 मोल हो जाएगा। तो इस तरह से भाई आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करना है आइडियल गैस के लिए और मोल्स फाइंड कर लेना है। इस तरह के भी सवाल दिख जाते हैं नीट में, तो मैंने आपको बता दिया। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं, पहले भैया आप इसको नोट कर ले, फिर इसको हम मिटाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करते हैं। पहले इसको भैया आप लोग लिख ले, जल्दी लिख ले, ठीक है, जल्दी लिखिए भाई। चलिए अब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को डिस्कस करते हैं, इसको हम पहले मिटा देते हैं और एक बहुत ही मतलब मस्त वाला जो फॉर्मूला होता है वो आपको बताते हैं। होता क्या है, कभी कभी ना आपको डेंसिटी भी पूछ लेता है कि डेंसिटी घटाओ क्या है भैया। आइडियल गैस इक्वेशन की मदद से ही हम लोग डेंसिटी भी फाइंड करना सीख जाएंगे। कैसे भाई, किसी भी गैस की डेंसिटी कैसे सर, दिखाते हैं ना आपको कैसे। देखो
एक मिनट भाई, मार्कर भी गिर गया, आई एम सॉरी। चलो, डेंसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, समझो। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इक्वल टू nRT होता है। आइडियल गैस इक्वेशन तो यही है। तो PV इक्वल टू मोल क्या होता है भैया, मोल हम पढ़े थे ना, N इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो N के जगह पर W/M लिख सकते हैं, जरूर सर। तो W/M हम लिख दिए N के जगह पे, और R हूबहू ऐसे ही और T हूबहू ऐसे ही लिख दिया मैं, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, M को उठा के यहां पे पटक दूंगा और V को उठा के यहां पर पटक दूंगा। तो मैं वही करता हूं, PM इक्वल टू W/V और RT, ऐसे ही हो जाएगा। अब आप गौर करो, W/V यानी गिवन मास बाय वॉल्यूम, याद करो, गिवन मास बाय वॉल्यूम किसके इक्वल होता था, गिवन मास को W से, वॉल्यूम को V से। तो वो किसके इक्वल होता था, गिवन मास बाय वॉल्यूम। अरे भैया डेंसिटी के इक्वल होता था ना, डेंसिटी इक्वल टू गिवन मास बाय वॉल्यूम, गिवन मास बाय वॉल्यूम यानी मास बाय वॉल्यूम। तो मैं इसके बदला, ये W/V के बदला डेंसिटी लिख सकता हूं, रो लिख सकता हूं, रो लिख दो या D लिख दो, बात एक ही है, RT, ठीक है। और अगर आपको रो कहेगा फाइंड करने के लिए, ये भी फॉर्मूला हो गया, या आप इसको इधर कर लो, डेंसिटी को इधर कर लो। तो डेंसिटी यानी रो बराबर PM बाय RT, PM बाय RT, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भाई, इसको याद कर लो, ठीक है। इससे सवाल बहुत सारे बनने वाले हैं, बहुत सारे सवाल बनेंगे। इसको याद कैसे कर सकते हो, PM रात में आता है, PM रात में आता है, ये ट्रिक है। PM RT से रात में आता है, PM RT से रात में आता है, ये ट्रिक है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अब आप यकीन नहीं मानोगे भाई, ये जो ट्रिक है ना यार, पूरे साल आपको काम आने वाला है, ठीक है। क्योंकि इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं, एक दो तो आ ही जाते हैं, मिनिमम तो एक आ ही जाएगा भाई। तो अगर आपको डेंसिटी निकालना है तो डेफिनेटली PM रात में आता है, PM रात में आता है, ठीक है, सिंपल है, PM बाय RT, सिंपल। जहां पर आपको मैं बता देता हूं, ये जो है रो है डेंसिटी होता है, ठीक है। और आगे बात करोगे आप, P जो है प्रेशर होता है, ये तो आपको पता होगा, फिर भी मैं लिख देता हूं। बहुत तरह के बच्चे यहां पर पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, सभी तेज नहीं होते। M जो है हमारा मास है, ठीक है। R जो है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वो कल उधर भी लिखा था मैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। और T जो है हमारा टेम्परेचर है, T जो है टेम्परेचर है। ये सारी बातें मैंने आपको लिख डाली है, तो इतना नोट करो। इस पर भी हम एक सवाल कर लेते हैं, ठीक है, इस पर भी हम एक सवाल कर लेते हैं। पहले इतना नोट कर लो भाई, आप पहले आप भाई इतना नोट कर लो, इस पर एक और सवाल हम कर लेते हैं। चलिए, नोट कर लिए हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको समझाते हैं भाइयों, ध्यान से बने रहिए और पेन और कॉपी निकाल के नोट्स बनाते रहिए भाई, है ना। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, यानी एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। न्यूमेरिकल क्या है एक बार मैं देखना चाहूंगा। फाइंड द डेंसिटी ऑफ CO2, ओके, फाइंड द डेंसिटी ऑफ CO2 एट टेम्परेचर, भैया कितना दे रखा, टेम्परेचर प्रेशर 4 atm एंड टेम्परेचर जो है वो दे रखा 300 atm, ओके, 300 atm, सॉरी atm तो भाई प्रेशर हो जाएगा, 300 केल्विन, ओके, बहुत ही बढ़िया। चलो, तो अब इस कंडीशन में आपको क्या करता है, क्या बोल रहा है भैया, डेंसिटी निकालने के लिए, रो की वैल्यू निकालने के लिए। अभी मैंने आपको बताया डेंसिटी का फॉर्मूला, PM रात में आता है, PM रात में आता है। चलिए भैया, तो इसके लिए आपको रो फाइंड करना है, यानी डेंसिटी फाइंड करना है। PM प्रेशर कितना दे रखा भैया, 4 atm, ठीक है। बाकी है आपको यहाँ पे देखिए मास बोले तो यहाँ पर मास जो है ना मॉलिक्यूलर मास है। मास क्या भैया, यहाँ पे M का मतलब है मॉलिक्यूलर मास, मैंने उधर सिर्फ मास लिख दिया, वैसे मॉलिक्यूलर मास होगा या मॉलिक्यूलर वेट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पूछ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना होगा, CO2 के लिए आइए फाइंड करते हैं। एक कार्बन का 12 होता है
और एक ऑक्सीजन का 16 होता है इंटू 2, दैट इज आपको हो गया इधर 12 प्लस 32, दैट इज 4 और 4 44 ग्राम, तो डायरेक्ट 44 लिख लो आप। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू 1/12 होती है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए अभी बताया मैंने 1/12। टेम्परेचर भैया कितना दे रखा, 300 केल्विन दे रखा। अब ये जो 12 है ये उड़ के ऊपर आ जाएगा, तो रो जो है वो 12 × 4 × 44 डिवाइडेड बाय 300 केल्विन है, ठीक है। और इधर हो जाएगा 48 × 44 डिवाइडेड बाय 300, ओके। इसको करो, आओ मल्टीप्लाई करते हैं 48 को 44 से, ठीक है। 2 21 12 21 12 21 12 कितना आया भैया, 21 12 डिवाइडेड बाय 300। इसको आप कट करोगे ना, 3 7 जा 21 आ रहा है, लगभग 7.0 समथिंग वैल्यू आ रही है, लगभग में 7 समथिंग, थोड़ा समथिंग जाएगा, इतना वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो हमारी जो डेंसिटी हो गई वो लगभग में 7.01 समथिंग, जो भी है आप देख लेना वैसे कैलकुलेट करके, ठीक है। तो डेंसिटी हमारी ये आ जाएगी, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए नोट कर लीजिए इसको, इस तरह से न्यूमेरिकल्स वगैरह आ जाएंगे तो आप सॉल्व कर लेना भाई, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए भाइयों मेरे प्यारे भाइयों, नोट कर लो भाई। मैं थोड़ा साइड हो लेता हूँ, इधर साइड हो जाता हूँ। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, दैट इज वेपर डेंसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट कर लिए भाई, आप लोग नोट कर लिए होंगे भाई। क्या नीचे से गुदगुदी कर रहा है भैया, अरे ओ भाई ये तो चूहा है, अरे निकलो, चलो यहाँ से निकलो भाई साहब। मेरा रूम इस तरह से भाई, क्या मैं कहूँ, चूहे मैं तो इधर पढ़ा रहा होता हूँ, मैं यहाँ पर पढ़ा रहा होता हूँ, इसके ऊपर में यहाँ पर मतलब इसके ऊपर ना सामान वगैरह रखा होता है, यहाँ पे एक छज्जी टाइप का है ना, तो यहाँ उसके ऊपर ना चूहे कूदते रहते हैं। एक बार तो पढ़ाते मेरे ये सर पे चूहा गिर गया था, तो भाई मैं उसको काट दिया। वो वीडियो मतलब था ना, वहाँ पर मैंने एडिट करके वहाँ से उड़ा दिया उस वीडियो को, क्या करें। आप तो वो वीडियो देखे ही होंगे जहाँ पर हम अपना स्टूडियो का टूर करवाए थे। भाई स्टूडियो छोटा सा है तो आपको पता होगा। खैर चलिए कोई बात नहीं है, हम पढ़ाई पे वापस आते हैं। आइए, इसको आई होप नोट कर लिए होंगे। अब बात करते हैं वेपर डेंसिटी की। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ठीक है। चलो अब वेपर डेंसिटी की बात करते हैं। वेपर डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी जिसको VD से भी हम लोग लिखते हैं, वेपर डेंसिटी को VD से भी लिखते हैं। भैया वेपर डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेपर डेंसिटी जो होता है ना भैया, वो होता है डेंसिटी ऑफ, समझो, डेंसिटी ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस। किसी भी गैस की डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी, वही हमारा वेपर डेंसिटी होता है। आओ और इसको और थोड़ा आगे ले जाएं। वेपर डेंसिटी भी किसी भी गैस की कैसे निकालते हैं, अभी बताया मैंने आपको। डेंसिटी बराबर PM रात में आता है, PM रात में आता है। तो यहां पर मैं क्या कर दूंगा, डेंसिटी के जगह पे ये पूरी वैल्यू लिख सकता हूं मैं। हाँ सर क्यों नहीं लिखेंगे, तो मैं लिख देता हूं PM/RT। ये किसके लिए हो गया, ये एक पर्टिकुलर गैस के लिए हो गया जिसकी आप वेपर डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हो, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, इसके लिए भी डेंसिटी क्या होगी PM/RT। ये भैया हाइड्रोजन के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया, हाइड्रोजन के लिए हो गया। तो यहां से वेपर डेंसिटी कैसे निकालेंगे भैया, देखो P से P कट जाएगा, प्रेशर सेम, देखो टेम्परेचर से टेम्परेचर कट गया, सेम टेम्परेचर पे होता भैया। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कट गया, दोनों की वैल्यू सेम होती भैया। अब M बच गया, इसका मास कुछ अलग होगा, इसका मास कुछ अलग होगा। तो मैं लिखूंगा मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय
मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जहां आपको वेपर डेंसिटी बराबर हो जाएगा मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय, देखो भाई हाइड्रोजन की मास कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है भैया, 2 होती है। सिंपल, यही आपकी फॉर्मूला हो गया। जहां पर अगर आपको मास ऑफ गैस निकालना है तो, और वेपर डेंसिटी दे रखा है, तो वेपर डेंसिटी इंटू 2 कर दो, सिंपल, खत्म। इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे भाई, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लो। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको एक बार और समझा देता हूं, आस्ते आस्ते समझेंगे, हमारे पास टाइम है, ठीक है। चलिए, वेपर डेंसिटी बराबर होता है डेंसिटी ऑफ अ गैस जिसका हम निकालना चाह रहे हैं वेपर डेंसिटी, और विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के डेंसिटी के मतलब रिस्पेक्ट में हम किसी भी गैस की डेंसिटी को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हम वेपर डेंसिटी उसका निकाल सकते हैं। तो वेपर डेंसिटी हम निकालने के लिए डेंसिटी ऑफ किसी भी गैस की डेंसिटी अगर आप कैलकुलेट करना चाहोगे तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, PM/RT, PM/RT। तो इसके लिए PM/RT गैस के लिए, फिर हाइड्रोजन गैस के लिए PM/RT, दोनों की यहाँ पर डेंसिटी दे रखी है। तो दोनों के रिस्पेक्ट में मैंने डेंसिटी लिख दिया। यहाँ P से P कट गया, R से R कट गया, टेम्परेचर से टेम्परेचर कट गया। क्यों कटा भाई, क्योंकि टेम्परेचर तो सेम होगा, ठीक है, R भी तो सेम होगा यहाँ पर, ठीक है, प्रेशर भी सेम होगा। आइडियल गैस में तो यही होता है ना। ओके, तो कटने के बाद गैस ये है, यहाँ पर मास बचा इस गैस का और मास बचा ये हाइड्रोजन का, तो यहाँ पर वैल्यू हो गई। यहाँ मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो मास ऑफ गैस अगर निकालना चाहते हो, वेपर डेंसिटी दे रखी है तो वेपर डेंसिटी इंटू 2 कर दो, बात खत्म। अब इस पर न्यूमेरिकल करना बच गया है, पहले इसको नोट कर लो आप, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए 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 चलिए, अब सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेते हैं वेपर डेंसिटी के ऊपर। जैसे बहुत ही सिंपल सवाल आपके सामने ले रहे हैं, वैसे देखो भाई, अभी क्या है ना, अभी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं और एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, देख रहे हो आप। अभी मैंने करवाया पिछला टॉपिक करवाया, एक क्वेश्चन करवा दिया। लेकिन भाई आप टेंशन मत लो, क्योंकि हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक चैप्टर का जितना पूछ चुका है, 15 सालों में जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा जिस चैप्टर का, सारे चैप्टर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। आपको पूरे कंसेप्ट के साथ बताऊंगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं नीट में वो 85% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही बेस्ड होते हैं। हाँ, ये भी मैं नहीं कह रहा कि पूरे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है। हाँ, लगभग 10 से 15% डायरेक्ट भी पूछ देता है, लेकिन 85% क्वेश्चन जो रहते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही बेस्ड रहते हैं, उसी के सिमिलैरिटी वाले क्वेश्चंस रहते हैं, सिमिलर क्वेश्चन रहते हैं। तो भाई साहब, अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद कंसेप्ट हर एक चीज के साथ अगर कर लिए तो डेफिनेटली हम हर एक क्वेश्चन को बना के ले जाएंगे और नीट को हम फोड़ सकते हैं इस बार। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए मैं हर एक चैप्टर, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा मूल कंसेप्ट, तो मैं जो हूँ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा और करवा भी रहा हूँ। जैसे ये टॉपिक खत्म होता है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड जितने रहते हैं सारे करवा देता हूँ। अभी जैसे वेपर डेंसिटी और आगे भी बहुत सारे चैप्टर मतलब टॉपिक्स हैं, जैसे लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह हो गया, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स जैसे ही क्लियर होंगे, जैसे एवरेज एटॉमिक मास अभी आगे पढ़ाने वाला हूँ, सारे पर जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ चुके हैं सारे मैं करवा दूंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। फिर हम लोग सोल्यूशन चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। फिर हम ये 11th में जाएंगे, मैं अभी 11th का ही कर रहे हैं, एक 11th एक 12th, एक 11th एक 12th, अभी फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। चलो 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 चलो, नाइट्रोजन गैस का, अगर आपको नाइट्रोजन गैस का वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए दे दें, कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस। अगर नाइट्रोजन गैस का आपको वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया, भैया कैसे करोगे आप? अरे भैया, वेपर डेंसिटी बराबर क्या होता है? वेपर डेंसिटी बराबर होता है मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी बराबर मास ऑफ गैस कितना है, इस गैस का कितना मास होगा भैया? हम लोग जानते हैं इस गैस का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। एक नाइट्रोजन के एटम का 14 होता है और 2 का इंटू 2 दैट इज 28 ग्राम। चुप। तो वेपर डेंसिटी क्या हो गया भैया?
वेपर डेंसिटी क्या हो गया, देखो भैया एक और बात, ये ऊपर में देखो वेपर डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि भैया ये भी मास, ये ऊपर में भी मास है और नीचे में भी मास है, यहाँ भी ग्राम होगा, क्योंकि ये जो मैंने 2 लिखा है ये हाइड्रोजन का मास है भैया। किसका मास है? हाइड्रोजन का, तो ये भी ग्राम होगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा। तो चलो ये समझ गए। तो मास कितना होता है? 28 होता है, डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 14। वेपर डेंसिटी कितनी आई? 14। समझ में आ रही है? ठीक है, एक और ले लेता हूं मैं, जैसे यहां पर दिया गया है वेपर डेंसिटी मीथेन का। ठीक है, यहां पे मैं नीचे ले लेता हूं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ मीथेन। मीथेन का मोलिकुलर मास कितना होता है? 12 प्लस 4 कितना हो गया भैया? ठीक है, 12 4 16। ठीक है, ओके, 16 होता है, 16 ग्राम। तो आओ इसका वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे भैया? वेपर डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास ऑफ गैस बाई 2। मास ऑफ गैस कितना निकला? 16 डिवाइडेड बाई 2, अरे भैया 8। वेपर डेंसिटी मीथेन की, मीथेन ही ना बोल रहा था, कितनी आ गई? 8 आ गई। इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर इथेन बोल देता, C2H6 इथेन का, इसका मास कितना होता है? 12 प्लस 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 दैट इज 24 और 6 30। अगर आपको मीथेन का कह देता, मीथेन कह रहे हैं, इथेन का कह देता वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए, तो भाई 30/2 दैट इज 15। अरे भैया कितना इजी है। तो वेपर डेंसिटी कितना हो गया? 15 हो गया। सिंपल है भाई, सारी बातें सिंपल है। तो भाई इसमें ना अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ठीक है, अभी आगे करवाऊंगा। मतलब जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ना, तब बढ़िया बढ़िया सवाल इस पर पूछा गया वेपर डेंसिटी पर। मैंने आपको बस कंसेप्ट बता दिया कि इस तरह से वेपर डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहीं पर अगर आपको वेपर डेंसिटी दिया रहता और कहता भैया किसी भी गैस का मास बताइए, वो भी कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, किसी भी गैस की मॉलिक्यूलर मास वेपर डेंसिटी का दुगुना होता है। क्या बोला मैं? किसी भी गैस की जो मॉलिक्यूलर मास होती है वो वेपर डेंसिटी के दुगुनी होती है। ये बात याद रखना, ठीक है भैया। चलो नोट कर लो, फिर आगे हम बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हम आपको बताएंगे, पहले इतना नोट कर लो आप, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताने वाला हूं, पहले नोट कर लो इसको भैया, नोट कर लो, नोट कर लो। चलिए नोट कर लिए हैं, चलिए चलिए चलिए, ओके। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताने वाला हूं। वो कंसेप्ट क्या है, ध्यान देते रहिए और समझते रहिए मजे से, ध्यान देते रहिए और मजे से समझते रहिए, ठीक है। इस बार हम लोग को नीट निकाल के रहना है, ठीक है। हम लोग बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं कि इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, लेकिन भाई आप हिम्मत मत हारो और मेहनत करना मत छोड़ो, ठीक है। मेहनत जितना खामोशी से करोगे आपकी जीत का शोर उतना ही तेज होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये बात होती है। तो मेहनत भाई अच्छे से करते रहो। आपका अगर नीट नहीं निकल रहा, आप नीट क्रैक नहीं कर पा रहे हो, आप 300, 400, 450 पे लटक जा रहे हो, क्या है इसका कारण? इसका कारण यही है कि आप दिल से नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। अरे भाई जिसको अगर यही करना है कि नीट ही करना है, भाई उसके दिमाग में तो आग लगना चाहिए, आग, अंदर से आग आनी चाहिए, आग। करना है, करना है, करना है, करके ही रहना है, दम लेना है करके ही, तो भाई डेफिनेटली वो कर लेगा, क्यों नहीं करेगा। और यही मैं एक तगड़ा एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी से लड़की से लव करते हो आप एकदम शिद्दत वाला, तो उसके लिए भाई साहब अगर आपको 30 किलोमीटर भी साइकिल से उससे मिलने जाना पड़ा ना, तो 30 किलोमीटर भी आप साइकिल कंटिन्यूअसली चला सकते हो। 30 तो मैं कम बोल दिया भाई, 100 किलोमीटर साइकिल आप चला के उससे मिलने जा सकते हो। तो उतना शिद्दत, अगर उतना का ना 10% भी शिद्दत अपने पढ़ाई में दिखा दो, रियल कहता हूँ, रियली बाय हर्ट कह रहा हूँ, यू विल डेफिनेटली क्रैक द नीट इन दिस ईयर। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ भाई, शिद्दत दिखाओ यार, शिद्दत। अगर कोई भी चीज़ को शिद्दत से किया जाए तो पूरी कायनात भी उसको मिलाने की साजिश में जुट जाती है। बातें समझ में आ रही है? तो भाई आपको शिद्दत तो दिखाना पड़ेगा अपने काम में, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। शिद्दत चाहिए, शिद्दत चाहिए भाई, शिद्दत चाहिए। हाँ आइए बात करते हैं आगे। आगे हम बात करें तो हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बता रहे हैं। सपोज ये एक कंटेनर है और ये भैया दूसरा कंटेनर है, ये दो कंटेनर है। ये कंटेनर को ए नाम दिया मैं, ये कंटेनर को बी नाम दिया। इसमें मान के चलो हाइड्रोजन गैस है,
इसमें मान कर चलो ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन, इसमें ऑक्सीजन गैस है, इसमें भरा हुआ है टक 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 टक, इसमें भरा हुआ है टक 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 टक। ए कंटेनर में हाइड्रोजन गैस, बी कंटेनर में ऑक्सीजन गैस। अगर भैया इसमें जो गैसेस हैं हाइड्रोजन, इसका मोल अगर 4 मोल है, इसमें जो है हाइड्रोजन गैस के 4 मोल है, और इस कंटेनर में जिसमें बी कंटेनर में ऑक्सीजन गैस रखा हुआ है, इस ऑक्सीजन गैस का भी मोल कितना है, 4 मोल ही है। तो भैया हाइड्रोजन के जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही ऑक्सीजन के भी मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या बोला मैं, आइए आराम से समझते हैं। मैंने बोला 2 कंटेनर लिया, दोनों कंटेनर में मैंने अलग अलग गैस भर दिया। 2 कंटेनर लिया, दोनों कंटेनर में मैंने अलग अलग गैसेस को भर दिया, और दोनों कंटेनर का अगर जो गैस है उसका मोल्स बराबर है, उसका मोल्स इक्वल है, तो उस कंटेनर में जो गैसेस के पार्टिकल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, आपको पता था ना कि मोल जो होते हैं, अगर आप 1 मोल की बात करो, 1 मोल में आपको Na पार्टिकल्स नजर आते हैं। ठीक है, तो अगर भाई इसमें 4 मोल है तो इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो 4 Na होंगे, और ये भी 4 मोल है तो डेफिनेटली इसमें भी जो पार्टिकल होंगे वो 4 Na ही होंगे। तो इसमें और इसमें दोनों में तो नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं गैसेस के वो बराबर हुए ना। बातें समझ में आ रही है? एक बार आइए और समझ लेते हैं। हम लोग के पास टाइम ही टाइम है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। हम लोग को शताब्दी एक्सप्रेस पकड़ने के लिए नहीं जाना है, हम लोग को भाई नीट क्रैक करना है, और वो भी बहुत अच्छे से करना है। इसीलिए आइए बहुत ही आराम से पढ़ते हैं, दिल से पढ़ते हैं। क्या बोला मैंने भाई? मैंने आपको बोला कि 2 कंटेनर आपने ले लिया, कंटेनर ए और कंटेनर बी। दोनों कंटेनर में आपने गैस को फिल किया। ठीक है, एक कंटेनर में आपका हाइड्रोजन गैस है और एक कंटेनर में आपका ऑक्सीजन गैस है। एक में हाइड्रोजन, एक में ऑक्सीजन, और दोनों गैस के जो मोल्स है अलग अलग कंटेनर में वो इक्वल है। इधर वाला जो हाइड्रोजन गैस है उसका मोल 4 है, उधर वाला ऑक्सीजन गैस है उसका भी मोल 4 है। तो भैया उस दोनों में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे दोनों बराबर होंगे, जितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स उतने ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। ये मैं बात कर रहा था। और भाई इनका जो अगर मोल का रेशियो, भाई सुनो, अगर मोल का रेशियो अगर इसमें जो होगा, देखो इधर 4 है इधर 4 है, तो जो मोल का रेशियो होगा वही मॉलिक्यूल्स का भी रेशियो होगा। क्या बोल रहा हूं भाई? बातें आपके दिमाग में खोपड़ी में जा रही है। जो मोल्स का रेशियो होगा वही भैया मॉलिक्यूल्स का भी रेशियो होगा। ठीक है, जैसे आओ, मोल्स की रेशियो कितनी है इधर 4/4, तो कब के कितना आया 1 आया, तो मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे 1/1 ही तो होंगे। ठीक है, जितने मोल्स उतने ही मॉलिक्यूल्स। बातें समझ में आ गई? आ गई समझ में? तो इतना अगर समझ में आ गया तो आइए एक सुनहरा सा क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, चलिए भैया क्वेश्चन है यहाँ पे कि द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन है भैया द रेशियो ऑफ, ठीक है, द रेशियो, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बार। द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ क्या भैया? द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज कितना है 1/4 है भैया, 1/4। हाँ नहीं, नाइट्रोजन इन अ पर्टिकुलर गैसियस मिक्सचर, नाइट्रोजन इन अ, पूरा चीज लिखना है, इन अ पर्टिकुलर गैसियस मिक्सचर, गैसियस मिक्सचर इज 1/4। देन क्या कह रहा है? देन व्हाट कह रहा है भाई? देन द रेशियो ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, देन द रेशियो ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन ठीक ठाक है, नीट लेवल का क्वेश्चन है भाई, नीट में ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन। आओ देखते हैं। द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन अ पर्टिकुलर गैसियस मिक्सचर इज 1/4। भाई सुनो, 2 गैस है, एक भैया देखो इधर मैं इधर करता हूं, देखो एक कंटेनर ये है, मान लो एक, छोड़ो इधर देख लो। द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन अ पर्टिकुलर गैसियस मिक्सचर, एक गैस है उसका मिक्सचर है,
ठीक है, उसमें जो ऑक्सीजन गैस है और जो नाइट्रोजन गैस है, इनका जो मास वाला जो रेशियो है, क्या मासेस का रेशियो यानी मास का रेशियो है, वो दे रखा है 1:4, यानी इसका 1 होगा और इसका 4 होगा। और मास का रेशियो ग्राम में होता है, ग्राम भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राम ग्राम, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स की रेशियो क्या होगी, मॉलिक्यूल्स की रेशियो मोल के रेशियो के बराबर आती है, पता है ना। आओ स्टार्ट करते हैं, यानी मोल की रेशियो निकाल दो, वही मॉलिक्यूल्स की रेशियो होगी। आओ स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। चलो पहले मोल्स निकालते हैं इसके लिए। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है। चलो तो मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। इसको M1 कर लो, इसको W1 कर लो, इसको W2 कर लो, इसको M1 कर लो, इसको M2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आओ बस अब निकल गया, इधर ही कर लेता हूँ, इधर ही कर लेता हूँ, नीचे कर लूँ, जगह नहीं रहता है ना। तो NO2 बाय N2 क्या होगा, गिवन मास कितना दिया हुआ है, W1 यानी ऑक्सीजन का गिवन मास 1 ग्राम, 1 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, M बोले तो मोलर मास, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 32 होता है ना, 1 का 16 तो 2 का 32, तो 32 डिवाइडेड बाय W2, W2 यानी नाइट्रोजन का गिवन मास कितना दे रखा है, गिवन वेट वो है 4 ग्राम, मैं लिखूंगा 4 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास नाइट्रोजन का, भैया मोलर मास एक ऑक्सीजन के सॉरी नाइट्रोजन के एटम का 14 और इंटू 2 कर लो, दैट इज 28 ग्राम, 28। भैया ये ऊपर जाता है और ये इसमें घुस जाता है, यहाँ पर बच्चे को कंफ्यूज हो जाता है, तो भाई समझ लो आप। तो NO2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा भैया 1/32 और ये 28 ऊपर गया, 28 ऊपर गया और 4 नीचे आ गया, ठीक है। अब कर लो भाई, 4 × 7 = 28 हो गया खत्म। अरे भैया मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बाय मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो आ गई आपको 7:32, यही आ गई, देखो भाई। तो जो मोल्स की रेशियो वही, जो मोल की रेशियो वही मॉलिक्यूल्स की रेशियो, तो 7:32 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल नीट में आ जाते हैं, तो भाई इस तरह से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे हम बात करते हैं। पहले इसको नोट कर लो भाइयों, एक इंपॉर्टेंट जानकारी थी, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था भाई, जो मैंने आपको दे दिया है, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है। पहले नोट कर लो आप इसको, ओके। अच्छा भाई यहाँ पर दिखा नहीं, ठीक है, यहाँ पर इतना नीचे दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, वही ना, मैं यहाँ पर भाई मैं अकेले शूट करता हूँ, कोई रहता नहीं है सामने के लिए, तो मेरे को पता ही नहीं चलता भाई इसके नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो चलो मैं अभी देखा ना कैमरा में तो पता चला, तो मैं इस आंसर को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन सॉरी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, वो हो जाएगी हमारी 7:32, 7:32। मैं इसी को यहाँ पे लिख दिया हूँ, अभी नहीं दिख रहा था, मैं अभी देखा हूँ, तो ठीक है नोट कर लो। अब तो दिख रहा होगा, अब तो दिख रहा होगा अच्छे से। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा, इसको टॉपिक तो नहीं बोल सकते, लेकिन आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स जो होंगे उसमें ये काम देने वाला है, वो है हमारा मास परसेंट, ठीक है। क्या है भैया, मास परसेंट। अरे भैया ये चल क्यों नहीं रहा यार अच्छे से, दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, ठीक है। मास परसेंट, मास परसेंट मान के चलो, यहाँ पर दो आपको बॉक्सेस दे रखी हैं, या एक ही बॉक्स दे रखी है, चलो भाई टक टक टक, या चलो 2 ही दे रखी है। सर कितना कंफ्यूज कर रहे हो, नहीं भाई नहीं कर रहा, ठीक है। ये ए है और ये बी है, ठीक है। ये कोई एक सब्सटेंस रखा हुआ है
और ये दूसरा, एक सब्सटेंस ए है और एक सब्सटेंस बी है, ठीक है। तो आपको क्या कहेगा, आपको कहेगा भैया चलो एक काम करूं, मैं एक काम ये करता हूं, इस दोनों को मिला देता हूं, ठीक है। चलो ये बड़ा एक कंटेनर है जिसमें हमने दो सब्सटेंस इसमें डाले हुए हैं, सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी। अब मैं आपको कह रहा हूं भैया ये जो आपने पूरा ये इसमें मिला के रखा हुआ है, इसका भाई ए का आप मास परसेंट बताओ। परसेंट, टोटल परसेंट तो 100 ही होगा, तो भैया आप बताओ ए का कितना परसेंट है इस वाले कंटेनर में रखा हुआ। ए जो सब्सटेंस है उसका कितना परसेंट इस कंटेनर में रखा हुआ है, उसका मास परसेंट बताओ। कैसे बताओगे? तो भैया मास परसेंट बराबर हो जाएगा मास ऑफ सब्सटेंस ए डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ ए प्लस बी इंटू में 100। इस तरह से आप मास परसेंट निकाल सकते हो भैया। हा। क्या एक कंटेनर था जिसमें ए सब्सटेंस भी था, बी सब्सटेंस भी था, तो मैंने कहा कि आपको ए सब्सटेंस का मास परसेंट निकाल के दिखाओ। तो जितना मास जो है ए का वो डिवाइडेड बाय टोटल मास और इनटू में 100 कर दो। सिमिलरली अच्छा मास परसेंट ऑफ ए, अगर हम मास परसेंट ऑफ बी कहेंगे, मास परसेंट ऑफ बी कहेंगे आपको करने के लिए, कैसे करोगे आप भाई? सिंपल है, मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ ए प्लस बी और इनटू में 100। यही तो करोगे भाई, यही तो आप करने वाले हो। इस तरह से आप मास परसेंट निकाल सकते हो दोनों का। सिंपल। आओ क्वेश्चन करवाए। चलो क्वेश्चन में देख लेता हूं, क्वेश्चन क्या है? फाइंड परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। ओके, क्वेश्चन है फाइंड मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन CaBr2। कैल्शियम ब्रोमाइड ही है ना भैया, एक बार मैं देख लूं। कैल्शियम ब्रोमाइड, बहुत बढ़िया। चलिए अब ब्रोमीन का हमको भाई एटॉमिक मास नहीं पता, तो भैया यहां देख लो, एटॉमिक मास होता है ब्रोमीन का, कितना होता है भाई? ब्रोमीन का होता है, यहाँ पर आप कैलकुलेट कर ले। जैसे CaBr2 का ही मैं आपको बता देता हूँ। CaBr2 का आपको जो एटॉमिक मास होता है वो 200 ग्राम होता है, 200। बस सिंपल हो गया, आप कर लोगे। आओ करते हैं। आपको कैल्शियम का बताना है। इसमें दो है, ये सब्सटेंस ए है, ये सब्सटेंस बी है मान लो। तो कैल्शियम का आपको बताना है मास परसेंट क्या होगा। तो मास परसेंट ऑफ कैल्शियम क्या होगा? मास ऑफ कैल्शियम बटा टोटल मास ऑफ CaBr2 इंटू में 100 कर दो भैया। तो मास परसेंट कैसे निकालोगे? मास परसेंट ऑफ कैल्शियम एंड दैट इज, कैल्शियम का मास 40 होता है, डिवाइडेड बाय कैल्शियम ब्रोमाइड का टोटल मास कितना है? 200 इंटू में 100। ये से ये उड़ा दो और ये उड़ेगा 20 टाइम्स। तो यहाँ पर मास परसेंट जो आ गया, मास परसेंट ऑफ कैल्शियम जो आ गया वो हमारा 20 आ गया, 20%, ठीक है। और अगर आपको ब्रोमीन का कह दे, Br2 का कह दे, तो भैया सिंपल है, क्या होता है? टोटल परसेंटेज कितना होता है? 100 होता है, यानी Ca प्लस Br2 इक्वल टू 100%, ठीक है। कैल्शियम का अभी निकाल दिया हमने 20%, Br2 का फाइंड करना है 100%। अरे भैया Br2 का क्या हो जाएगा? 100% में से आप माइनस कर दो 20% को, दैट इज Br2 का कितना हो गया भैया? 80%। तो ये सब सिंपल जानकारी थी, छोटी छोटी जानकारी थी, तो आपको पता होगा। तो इस तरह से हम मास परसेंटेज निकाल सकते हैं, और सिमिलरली इसी तरीके से वॉल्यूम परसेंट भी निकालते हैं, पहले नोट कर लीजिए, फिर वॉल्यूम परसेंट की बात करते हैं। चलिए नोट कर लीजिए भाई। चलिए अब बात करते हैं वॉल्यूम परसेंट की। चलिए अब हम बात करते हैं वॉल्यूम परसेंट की। आई होप लेक्चर पसंद आ रहा होगा, आप साथ में नोट्स भी बना रहे होंगे, ठीक है। चलिए कैसा लग रहा है क्लास भाई? कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख के बताओ, ठीक है।
कैसा चल रहा है क्लास और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, कैसा मतलब इस बार आपका हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सब बताएं। और क्यों नहीं होगा भाई, वही ना बोल रहा था मैं अभी कि इफ़ यू हैव शिद्दत इन योर वर्क देन यू विल डेफिनेटली बी सक्सेस। ओके, चलिए अब सिमिलरली भाई एकदम सेम चीज़ है हमारा वॉल्यूम परसेंट की। क्या वॉल्यूम परसेंट की कैसे करते हैं, वॉल्यूम परसेंट कैसे निकालते हैं भैया? वॉल्यूम परसेंट सिंपल सी बात है, वही कंटेनर ले लो भाई, ये कंटेनर ए है, ये कंटेनर बी है, ठीक है। अगर इस दोनों में जो भी वॉल्यूम है अगर दिया गया और आपको कह रहा है कि वॉल्यूम, इसमें गैस भरा हुआ है, मान लो गैस है, तो कहेगा क्या भैया आप ना ए का वॉल्यूम परसेंट निकाल के बताओ, फिर कहीं कह दिया आपको बी का वॉल्यूम परसेंट निकाल के बताओ। कैसे निकालोगे भैया? देखो वॉल्यूम परसेंटेज निकालते हैं। अगर वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए निकालना है आपको, ए वाले गैस का निकालना है, सपोज इसमें X2 गैस है, इसमें Y2 गैस है, ठीक है, तो X2 गैस का निकालना है आपको। वॉल्यूम परसेंट ऑफ X2 गैस कैसे निकालोगे? तो देखो भाई, वॉल्यूम ऑफ गैस X2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ X2 प्लस Y2 इंटू में 100 कर दो, सिंपल। इस तरह से वॉल्यूम निकाल लोगे आप। क्या भाई क्या बोलती पब्लिक, आ रही है समझ में? इसी तरह से आपको वॉल्यूम परसेंट ऑफ Y2 निकालना हो तो वही भाई है वॉल्यूम ऑफ गैस Y2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ X2 प्लस Y2 इंटू में 100% निकाले तो 100 करना पड़ेगा। अरे भाई कितना इजी तो है यार, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, ठीक है। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, फिर सवाल करते हैं। सवाल करते हैं, नोट कर लीजिए, सवाल करते हैं। थोड़ा मैं पानी भी पी लूँ तब तक। चलिए, क्वेश्चन क्या है? अरे भाई क्यों गिर गया? अरे यार ये तो पूरा कचरा हो गया यार, 1 मिनट, ये मेरा ये गिर गया नीचे, 1 मिनट भाई, अब तो ये कचरा हो गया, मैं दूसरा ले लेता हूँ। चलो ये वाला सही रहेगा, या 1 मिनट क्या करूँ मैं इसको ही ले, आई एम सॉरी 1 मिनट प्लीज़। ओके ये ले लेता हूँ, ठीक है। इस पर अब मेरे को ये डालना पड़ेगा यार, रुक जाओ यार, मेरा ना वो कपड़ा गिर गया नीचे प्लास्टर नहीं किया हुआ है, इसकी वजह से मैं गंदा लग गया, तो गंदे से नहीं ना पोंछ सकते इस बोर्ड को। चलो मिटा दूँ, अब क्वेश्चन करवाता हूँ इसके ऊपर। चलो भैया, भाई बोलो समझ में आ रही है सारी बातें? अब देखो कैसे एक क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करके आपको बताते हैं। कैसे? देखो भाई क्वेश्चन है, इफ 11.2 लीटर ऑफ CO2, पहले इसको मिटा दो भाई, सूखेगा तो सूख जा भाई। चलो क्वेश्चन है इफ 11.2 लीटर ऑफ CO2, यही तो है क्वेश्चन। हाँ, इफ 11.2 लीटर ऑफ CO2 एंड CO2 गैस है एंड CO2 एंड क्या भैया, CO2 एंड 5.6 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे क्या कह रहा है भैया? इन प्रेजेंट इन गैसियस मिक्सचर है क्या? गैसियस मिक्सचर, ओके, गैसियस मिक्सचर, ओके। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन भैया? आगे क्वेश्चन कह रहा है एट एनटीपी क्वेश्चन कह रहा है फाइंड वॉल्यूम परसेंट किसका? CO2 का वॉल्यूम परसेंट निकालना है, CO2 का वॉल्यूम परसेंट निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं भैया। देखो यहाँ पर दो आपको कंटेनर है, नहीं कंटेनर नहीं है, एक ही कंटेनर में आपको 5.6 लीटर दिया गया है। कंटेनर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। CO2 का आपको क्या दे रखा है? वॉल्यूम दे रखा है 11.2 लीटर, और उसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड की वॉल्यूम दे रखी है 5.6 लीटर। दोनों को जोड़ दो भाई, 6 to 8
और 5x6 16.8 जो है टोटल वॉल्यूम आ गई, इतनी लीटर टोटल वॉल्यूम है। तो टोटल वॉल्यूम है, आपको पूछ रहा है वॉल्यूम परसेंट CO2 का, तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ CO2, तो CO2 की अगर वॉल्यूम परसेंट कह रही है तो CO2 का क्या वॉल्यूम है 11.2, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है भैया, टोटल वॉल्यूम हमने इतना निकाला है 16.8 लीटर, लीटर इंटू में क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इंटू में 100 क्या हो जाएगी भैया, यहाँ पर जो वॉल्यूम परसेंट होगी, वॉल्यूम परसेंट ऑफ CO2 भैया कितनी होगी बताइए आप लोग यार, 1120 बाय 168 कितनी हो गई, कितनी हो गई भैया, हाँ 168 नहीं होगा भैया, 16.8 ही तो होगा। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आप इसको कट करोगे ना लगभग वैल्यू आएगी 66.66%, ठीक है। तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ CO2 कितनी आ गई 66.66%। आप लोग इसको कैलकुलेट करके देख लेना, एक बार मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है, कि मैं सही हूँ कि नहीं हूँ। कैलकुलेटर रहा मेरा यहाँ, ये रहा मेरा हथियार, मेरा अस्त्र शस्त्र, एक बार देख लेता हूँ मैं, चेक कर लेता हूँ। वैसे आप लोग चेक कर लो एक बार, 1120 डिवाइडेड बाई 16.8, हाँ ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, बढ़िया है, सही है, चलो सही है सही है सही है सही है भैया, सही है सही है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए 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 चलिए, तो अब एक बढ़िया सवाल आपको करवा देते हैं, बढ़िया सवाल करवा देते हैं। चलिए एक बढ़िया सवाल करवा देते हैं, ठीक है। चलिए चलिए, किधर चलिए, किधर भी नहीं चलिए, अभी अभी सिर्फ पढ़ाई कीजिए, ठीक है। ओके 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 ओके, इधर मैं रख देता हूँ, नहीं तो भाई हिलने लगता है। मेरा सेटअप भी डी ग्रेड है, लेकिन डी ग्रेड सेटअप पर भी हम आपको बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि हम लोग गांव में रह के ये वीडियो शूट कर रहे हैं। गांव में इंटरनेट नहीं होती थी, लेकिन अब होने लगी है भाई, भगवान की कृपा से। जियो को बहुत बहुत शुक्रिया कि वो जो है अब इंटरनेट मेरे गांव में भी अच्छा खासा आने लगा है, तो अब हम वीडियो अच्छे से डाल पाते हैं। तो अब कोई दिक्कत नहीं, अब वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो डेफिनेटली 1 घंटा की मिनिमम डेफिनेटली रहेगी, 1 घंटा की वीडियो रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। डेली लेक्चर 1-1 घंटा का आएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अपना लोगों का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत इतनी सी ही है कि हमने तो सेटअप सही कर रखा है, हमने अपना सेटअप अपने किचन में कर रखा है, क्या करूँ, घर नहीं है, तो बस एक ही चीज़ की दिक्कत है, सारा चीज़ सही हो गया, बस एक चीज़ की दिक्कत है लाइट की। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई ठीक नहीं है, कभी भी लाइट जा सकती है। फिर लाइट चली गई, 1 घंटा के बाद आई, 1 घंटा में बैठ के कोई दूसरा काम कर लेता हूँ। कभी मन होता है तो झाड़ू ही लगा लेता हूँ घर में, खाना में ही हाथ बता देता हूँ, या अपना कुछ पढ़ ही लेता हूँ, या कुछ मार्केट में, तब तक वीडियो को पॉज रहता है। समझ सकते हो यार, हंसी भी लगेगा, तब तक वीडियो पॉज रहता है जब तक लाइट नहीं आती, और तब तक मैं उधर घूम रहा हूँ भाई, कोई मार्केट में जाके सब्जी लाने चला गया, कुछ ला देता हूँ तब तक। समझ सकते हो भाई कितना मज़ा आता है। तो चलो होगा, आप लोग सपोर्ट करो, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, इन्वर्टर एक लाते हैं, 1-1 रुपया जमा कर रहे हैं, तो होगा सब कुछ बहुत जल्दी सही होगा, ठीक है। चलो भाई, चलो सब कुछ सही चल रहा है। कितने घंटे की वीडियो बन गई भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो जा सकता है। अब देखो, अगर आपको कभी कह दे एवरेज मॉलिक्यूलर मास या एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कह दे निकालने के लिए, तो कैसे निकालोगे? वो होगा टोटल मास, या टोटल क्या होगा भैया, टोटल मॉलिक्यूलर मास, या टोटल मास लिख दो, या टोटल मास जो होगा वो डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, टोटल मोल्स। इस तरह के भी सवाल आ जाते हैं। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट अगर आपको निकालना है भाइयों, अगर आपको एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कर दीजिए, आपको एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है भैया, व्हाट इज द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस। क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज अ एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, क्या कह रहा है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस containing 20% of nitrogen, containing 20% of nitrogen, और क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन में, एंड 80% ऑफ ऑक्सीजन है कि क्या है भैया, 80% ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है। तो आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है, अच्छा और भी कुछ दिया है, और कुछ नहीं दिया है। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। आपको क्या निकालना है, आपको एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। क्या होगा एवरेज मॉलिक्यूलर वेट? सिंपल है भाई, ये भी क्वेश्चन बहुत हलवा खाया हो ना, पानी हलवा चीनी मिला दो डाल लो, वैसा ही क्वेश्चन है, सिंपल है। देखो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट के लिए फॉर्मूला ये होता है, टोटल मास आप पहले कैलकुलेट कर लो। तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ क्या दे रखा है कि हमारा जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होगा किसी भी गैस का, वो कंटेन कर रहा है 20% नाइट्रोजन। 20% नाइट्रोजन बोले तो 20 ग्राम, और क्या कह रहा है 80% सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज 80 ग्राम। तो हमारा तो निकल गया ना टोटल मास, किसी गैस के मिक्सचर का टोटल मास तो हमको निकल गया। चलो गैसियस मिक्सचर मास कितना निकला भाई, 80 ग्राम प्लस 20 ग्राम, दैट इज 100 ग्राम। 100 ग्राम निकाल गया, पूरे गैस का जो मिक्सचर था उसका 100 ग्राम मास निकल गया। अब मोल्स निकालने हमको, बस टोटल मोल्स भी निकाल देने। मोल्स कैसे निकालेंगे, मोल्स, चलो मोल्स पहले हम किसका निकाल लें, पहले नाइट्रोजन का निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हम पहले निकाल लेते हैं। नाइट्रोजन के लिए गिवन मास कितना है, 20 है, तो 20 डिवाइडेड बाय, इसका मोलर मास क्या होता है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का एक एटम का 14, तो 2 एटम का 28। इसको कट करो भैया, 10 14 5 7, इसकी मोल कितनी आ गई, 5/7, यानी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो कितनी है भैया, 5/7। इसको याद रखो, इसको ऐसे ही रहने दो। फिर मोल्स ऑफ आप SO2 निकाल लो, सल्फर डाइऑक्साइड की गिवन मास 80 ग्राम हमने अभी निकाला, 80 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या होती है सल्फर डाइऑक्साइड की, आओ कैलकुलेट कर ले। वैसे तो 64 होती है, मेरे को पता है, इसका 32 सल्फर का और एक ऑक्सीजन का 16 × 2, दैट इज 64 ग्राम, दैट इज 64 ग्राम। इधर कैलकुलेट कर लो भाई, इधर हो जाएगा 40 3 2 20, अरे भैया ये कितना जा रहा है आगे, 10 8 5 4, ओ भाई साहब यहाँ मोल्स कितना आ गया किसका, SO2 का, वो आ गया 5/4, बस हो गया। इतना कर दिए ना, सिंपल है। अब इतना कर दिए, सिंपल है। अब क्या है, अब फॉर्मूला क्या होता है एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का, भाई इधर तो जगह भी नहीं बचता है। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का मैं नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट एवरेज लिखता हूँ, वो होता है टोटल मास। टोटल मास हमारा कितना है भैया, पूरे गैसियस मिक्सचर का 100 ग्राम, लिख दूंगा 100 ग्राम। एक बार मैं देख लूँ, इधर दिख रहा है ना, एक बार मैं देख लूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ भैया, और उधर लिखूंगा तो नहीं दिखेगा, चलो मैं यहीं पे, और इधर दिख रहा है कि नहीं, एक बार इधर भी देख लूँ मैं भैया, इधर भी यहाँ तक दिख रहा है, चलो ठीक है। 100 और डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। देखो टोटल मोल्स क्या है, मोल्स ऑफ क्या लिखूंगा, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज हमारा निकल गया एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। 100 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने भैया, 5/7 प्लस मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कितने भैया, 5/4, बस कर दो भैया। इसका एलसीएम कर लो, कितना आएगा भैया, नीचे कर लेता हूँ, 28 दैट इज 4, यानी 20 प्लस 35,
ठीक है, 7 5 35 और नीचे ऊपर में 100, दैट इज़ हमारा एवरेज आ गया। मैं इधर कर लूँ, नीचे नहीं दिखेगा, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। इसका एवरेज मैं यहाँ पे कर लेता हूँ थोड़ा। इसका एवरेज जो है एवरेज मॉलिक्यूलर वेट वो हो गया 100 और इनटू में ये देखो ये कूद के ऊपर भागता है, ये तो पता ही होगा आपको, इनटू में 28 डिवाइडेड बाय इधर हो गया 5 और इधर हो गया कितना हो गया भाई 20 और 35, 20 से 45 55 ओके 55, ठीक है। यानी एवरेज मॉलिक्यूलर मास 2800 डिवाइडेड बाय 55। इसको आप कट करोगे तो लगभग में वैल्यू 51 आती है। वैसे 50.9 आती है, इसको लगभग में हम 51 लिखते हैं। तो यहाँ से जो हमारी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट जो आई है वो कितनी आई है, वो आई है 51, ठीक है भैया, 51 इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कहेगा, गैसेस मिक्सचर दिया हुआ है, तो भाई क्या करना, उस गैसेस मिक्सचर में जो गैसेस होंगे उसका टोटल मास डिवाइडेड बाय उसके जो टोटल मोल्स होंगे कर देना भाई, आपको एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकल के आ जाएगा। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए भैया, नोट कर लीजिए। चलो दोस्तों, आई होप इतना नोट कर लिए होंगे और आज के इस वीडियो में बस हमें इतना ही रखते हैं। लगभग 1 घंटे की वीडियो हो गई है, तो 1 घंटा से ज़्यादा का भी नहीं बनाना चाहिए, उतना स्ट्रॉन्ग मोबाइल नहीं है कि वीडियो एक्सपोर्ट हो जाए। तो चलिए, आई होप आपको ये आज का सारा लेक्चर समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। कोई भी अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, कमेंट करके पूछ लीजिए हमसे, हम उसका जो है निदान अगले वीडियो में डेफिनेटली कर देंगे। तो चलिए अगले वीडियो में हम मिलते हैं और इसके अगला जो टॉपिक है, इसका जो अगला टॉपिक है वो है हमारा एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, उस पर भी हम आपको डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो नीट में आ चुके हैं, वो सारे भी क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में और आप लोग मेहनत करते रहिए, ठीक है, और शिद्दत से मेहनत कीजिए, क्योंकि शिद्दत अगर आप अपने काम में नहीं दिखाइएगा तो सफलता तो दूर होती जाएगी आपसे। तो शिद्दत दिल से अपना काम कीजिए, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। और कंसिस्टेंट रहिए, आप मेहनत जो कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट तरीके से कीजिए, क्योंकि अगर आज कर रहे हैं मेहनत, जितना आज कर रहे हैं उतना कल भी कीजिए, परसों भी कीजिए, मतलब हर एक दिन कीजिए। ऐसा नहीं कि आज किए फिर कल नहीं किए, परसों नहीं किए फिर अगला दिन किए, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर कंसिस्टेंट रहने वाले हो तो आप डेफिनेटली नीट को क्रैक कर दोगे, ठीक है। तो चलिए इसी बात के साथ आज का ये लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं, यानी ख़त्म करते हैं। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए और चलिए मिलते हैं। जय हिंद।